बच्चे की त्रुटि को उसके मानसिक विकास में क्या महत्व दिया जाता है? जो बच्चे की त्रुटि होती है उसके मानसिक विकास में क्या महत्व दिया जाता है? ऑप्शंस देखिए, बच्चे को डांट कर सही रास्ता दिखाना चाहिए, या फिर त्रुटि से नवीन प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न करने में उसका योगदान मानना चाहिए, या फिर बारंबार त्रुटि को दोहराना चाहिए। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए, त्रुटि से नवीन प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न करने में उसका योगदान मानना चाहिए, क्योंकि उसने जो कार्य किया है या कार्य करने का जो प्रयास तो किया है, फिर वह जब वह दूसरी बार गलत कार्य करेगा, जब वह दूसरी बार गलत कार्य करने से बचेगा या उसको सही करने का प्रयास करेगा। पहली बार गलत कर सकता है लेकिन दूसरी बार सही करने का प्रयास करेगा। तो याद रखना क्या करना चाहिए? त्रुटि से नवीन प्रेरणा लेकर कार्य संपन्न करने में उसका योगदान मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे में भय का संवेग पैदा से विकार पैदा कर देता है, जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो ऐसा क्यों? ऑप्शन देखिए, भय से बच्चे में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, या भय से उसमें नकारात्मक भाव बनते हैं, या भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता, फलता कुंठाग्रस्त हो जाता है। सी वाला ऑप्शन से बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। आप देखिए, भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है। क्या होता है? क्योंकि गलत संकल्पनाओं के साथ वह ग्रसित हो जाता है। गलत संकल्पनाओं के साथ वह ग्रसित हो जाता है और वह फलता कुंठाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, फलता कुंठाग्रस्त हताश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। जो स्किनर ने अधिगम सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुवर्तन सिद्धांत, उत्तेजन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, या फिर सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, औपचारिक संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? औपचारिक संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 4 से 7 वर्ष, 11 वर्ष से या फिर उससे आगे, या 2 वर्ष से 4 वर्ष, या फिर उत्पीड़क में से कोई सा नहीं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? 11 वर्ष या फिर उससे आगे। जो औपचारिक संक्रियताओं का स्तर होता है वो 11 वर्ष के बाद ही घटित होता है। यदि आपने हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने की पहले के कुछ पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देखिए, उसमें मैंने सारे डिटेल समझा दिया है कि आपको कैसे विकल्प लगाना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है परीक्षा में, कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है। जो वीडियो चल रही है रेफरेंस सामने रखो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपना खुद का एनालिसिस करो कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले के पार्ट्स देख लिए, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास की संकल्पनाओं के विकास में शिक्षालों का योगदान किस कोटि का होता है? तो सामाजिक विकास की संकल्पना होती है उसमें विकास में शिक्षालों का जो योगदान होता है किस कोटि का होता है? सीमित होता है, असीमित होता है, बहुआयामी होता है, या फिर परिवार के बाद शिक्षालों में ही विस्तृत क्षेत्र में तथा विभिन्नता के बीच रहने से योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डी वाला ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, घर पर जो बच्चे का विकास होता है वो सीमित होता है। क्या होता है? विकास सीमित होता है, और स्कूल में है विस्तृत एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है भाषा के द्वारा, शासक के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, या फिर किसी के द्वारा नहीं। सामाजिक परिवर्तन एकमात्र साधन होता है शिक्षा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत क्या आता है? लक्ष्य, प्रवृत्ति, परोपकारिता सिद्धांत, या फिर आक्रामक आवश्यकताएं। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत क्या आता है? परोपकारिता सिद्धांत आते हैं। क्या आते हैं? परोपकारिता सिद्धांत। शैक्षिक उपलब्धियों को बच्चे की सामाजिक विकास प्रक्रिया में क्या महत्व है? शैक्षिक उपलब्धियों का बच्चे की सामाजिक विकास प्रक्रिया में क्या महत्व है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। शैक्षिक उपलब्धियां महत्वहीन होती हैं, या शैक्षिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण होती हैं, या फिर शैक्षिक उपलब्धियां आत्मगौरव, आत्मसम्मान एवं संतुलित विकास की वृद्धि करती हैं, फिर शैक्षिक उपलब्धियों का विकास नकारात्मक होता है। सी वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो शैक्षिक उपलब्धियाँ होती हैं वो आत्मगौरव भी होती हैं, आत्मविश्वास भी होती हैं और संतुलित विकास वृद्धि करने वाली भी होती हैं, क्योंकि इससे सामाजिक दिशा एवं दशा दोनों का निर्धारण होता है। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धियों से, और उपलब्धियाँ विकास का प्रतिमान बन जाती हैं। जो यही उपलब्धियाँ जो होती हैं वो क्या बन जाती हैं? विकास का प्रतिमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता के मुख्य संगठनों में क्या शामिल है? प्रभा, मौलिकता, परिभाषा या फिर ए सभी की सभी। तो देखिए, प्रभा भी है, मौलिकता भी है, परिभाषा भी है, सभी की सभी सृजनात्मकता के मुख्य संगठनों में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिप्रेरण शिक्षण का महापथ है। जो अभिप्रेरण है वो शिक्षण का महापथ है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? अभिप्रेरण सीखने के लिए पहली शर्त होती है, या अभिप्रेरण शिक्षक की सुग्राह्यता के लिए उर्वरक भूमि तैयार करता है, या फिर अभिप्रेरण से बच्चा मंत्र मुग्ध हो जाता है, या फिर अभिप्रेरण से बच्चे को कौतूहल जागृत होता है। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, केवल बी वाला ही ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पर सही है। अभिप्रेरण से शिक्षक की सुग्राह्यता के लिए एक महत्वपूर्ण, मतलब एक आधार बोलते हैं या उर्वरक भूमि कह सकते हैं यहाँ पर, तो बी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चंस भी लगाइए इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि के तहत आता है। जो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि के अंतर्गत आता है, प्रश्नावली, प्रेरणात्मक, केस स्टडी या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो जो व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए आता है वो प्रश्नावली आता है। क्या आता है? प्रश्नावली। आपको मैंने बताया था कि प्रश्नों का प्रकार कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और व्यावहारिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। सभी सही उत्तर देने वाले छात्रों के साथ क्या करना चाहिए? जो छात्र सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? उसे इनाम देना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए, फिर उसे प्रोत्साहन करने हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करना चाहिए, या फिर उसे अनुशासनहीन बनने की छूट देनी चाहिए, या फिर उसको बच्चे को मार्गदर्शन में लाना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसे प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित करना चाहिए, जिससे उसे प्रेरणादायी बन जाए, या उसे प्रेरणादायी बनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी गलत उत्तर दे और सभी सही उत्तर देने वालों के लिए तो प्रेरणादायी का ऑप्शन है, प्रोत्साहन करने का ऑप्शन रहता है। सभी गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? सभी गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? उसे डांटना चाहिए, उसे हंसी का पात्र बनाकर कायल करना चाहिए, या फिर गलत उत्तरों को त्याग कर बच्चे को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, या फिर उससे सही उत्तरों की नकल उतरवानी चाहिए। सभी की सभी ऑप्शंस गलत है। सी ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पर सही है। गलत उत्तरों को त्याग कर बच्चे को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। इससे पता, अगर वो गलत उत्तर देता है तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि आपको पता चलता है कि बच्चे को जो विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें सबका सर्वांगीण ज्ञान नहीं हुआ है। जो सर्वांगीण ज्ञान होता है वो अभी बच्चों को नहीं हुआ है, तो आपको ये समझना चाहिए। अगर वो सभी के सभी उत्तरों को गलत देता है तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी पर अधूरे उत्तर देने वाले छात्रों के प्रति शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सभी पर अधूरे उत्तर देने वाले का तीसरा ऑप्शन आता है। ये तीनों में से एक ना एक प्रश्न तो आना ही डेफिनेटली है, तो अच्छे से इनको समझ लीजिए। उसे ऐसे उत्तर देने से अनुत्साहित करना पड़ेगा, उसे सही जानकारी पाने के लिए सावधानी करनी पड़ेगी, उसके उत्तर को सहयोगी प्रश्न के माध्यम से सही करके सही उत्तर दोहराना पड़ेगा, या फिर कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसके उत्तर को सहयोगी प्रश्न के माध्यम से सही करके सही उत्तर का दोहराव किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में व्यस्त रखा जाए तो आपके विचार से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? पहले ऑप्शन है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या फिर छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। तो देखिए, डी वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उनकी रुचि में कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दोनों ही लिंगों में औसत बुद्धि गुणांक कितना होता है? दोनों ही लिंगों में औसत बुद्धि गुणांक कितना रखा गया है? 130 से 139 या 140 या फिर 100 या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो याद रखना दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मेल या फीमेल, दोनों के लिए कितना रखा है? 100 रखा है। ठीक है, औसत बुद्धि गुणांक, हमेशा इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, या फिर कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करे। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के साथ विनम्र रहे लेकिन किंतु दृढ़ भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? कौन सी? स्व अनुशासन की भावना। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, उन्हें अनुशासन पर उन्हें दंड देकर, या फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। तो कौन सा हो जाएगा? स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? केवल उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। बाकी के ऑप्शंस बिल्कुल नगण्य हैं, तो याद रखना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर उनमें स्व अनुशासन की भावना पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की जिनकी 3 से 5 वर्ष की आयु होती है, प्रतिदिन सीखने की क्षमता क्या होती है? प्रतिदिन कितने शब्द सीखने की क्षमता होती है? 100 शब्द, 300 शब्द, 50 शब्द, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? याद रखना 300 शब्द फ्रेंड्स। कौन सा? 300 शब्द, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पहली जितनी वीडियो पसंद आई उसी प्रकार इसको भी प्यार दें और लाइक जरूर करें फ्रेंड्स।